रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो राष्ट्रगान है उसकी दो पंक्ति, जन गण मन अधिनायक, जय हो भारत भाग्य विधाता। ये दो पंक्ति में भारत की सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था छिपी हुई है। और ये बात मैं सामने वो जो कोयला से पहाड़ खड़ा हो गया है, मैं उस संस्था को सुना रहा हूं। जन गण मन नायक, इस देश के अगर कोई नायक हैं तो राधा कृष्ण किशोर नहीं है, अंबा जी नहीं है, योगेंद्र जी नहीं है, न केंद्र सरकार के कोई मंत्री, न केंद्र सरकार या राज्य सरकार का कोई सरकारी उपक्रम। जन गण मन अधिनायक, देश के अधिनायक तो यहाँ बैठी हुई जनता है, दूसरा कोई नहीं। आप अधिनायक होइए और भारत के भाग्य विधाता भी देश की जनता है। अब अगर हम ये समझते हो कि राधा कृष्ण किशोर को भारत रत्न की प्राप्ति हो गई है तो जनता को हम अधिनायक नहीं मानेंगे, जनता को हम इस देश का भाग्य विधाता इसलिए नहीं मानेंगे कि मुझे तो भारत रत्न की उपलब्धि प्राप्त हो गई है। तो मैं कहता हूं कि इस मुगालते में रहने की जरूरत नहीं। न हम मंच पर बैठे हुए लोग और केंद्र में सत्ता में बैठे हुए लोग या कार्यपालिका, चाहे वो देश की कार्यपालिका हो या राज्य की कार्यपालिका, हम आपसे ऊपर हो ही नहीं सकते। हम सबों का कमिटमेंट आपके प्रति मैं बहुत विनम्र भाव से कहना चाहता कि धन से कहीं ज्यादा शक्ति कलम में, धन से आप व्यवस्था को रास्ते से नीचे कर सकते, लेकिन कलम को कभी नीचे नहीं कर सकते हैं। ये बात मुझे भी समझना चाहिए और ये बात ऐसी संस्थाओं को भी समझना चाहिए। संविधान से ऊपर कोई हो ही नहीं सकता। मुझे जो जानकारी मिली जब मैं यहाँ आने वाला था तो मैं समझ गया था कि मुझे किन विषयों पर तैयार होकर के जाना चाहिए। तो मैंने कल रात में डीसी हजारीबाग को कहा था कि जो भी आपके पास डिटेल्स उपलब्ध है, जो स्टेटस है बड़का गांव का, वो आप हमको उपलब्ध कराने की उपलब्ध करा। अभी जब मैं मंच पर था तो बड़का गांव के अंचल अधिकारी ने वो रिपोर्ट मुझे दिया है। मुझे कुछ पॉइंट और जहां तक मैं समझ पाया तो मुझे लगता है कि अजीबोगरीब स्थिति है यहाँ की। उनके अनुसार जो अधिसूचित क्षेत्र है माइनिंग का वो 6233.410 एकड़ और जो कंपनसेशन दिया गया है वो 3298.610 को दिया गया है। और आज भी 2934 लोग कंपनसेशन से वंचित हैं। यदि ये रिपोर्ट मैं सही समझ पा रहा हूं तो। दूसरा, पकड़ी बरवाड़ी यही है। एक रिपोर्ट उन्होंने दिया है पकड़ी बरवाड़ी का 6233। तो अभी हमने बता दिया आपको, ये प्राइवेट लैंड है, निजी रहती जमीन है। सरकारी जमीन 1139 एकड़
और इसमें कंपनसेशन दिया गया है 642। अब प्रश्न ये उठता है कि जब गैर मजरूआ जमीन 1139 है और यदि उस पर किसी का कब्जा होगा तो उनमें से 642 लोगों को आपने कंपनसेशन दिया है। सबसे बड़ी बात ये कि जब किसी जमीन क्षेत्र में आप जमीन लेते हैं, कोई ऐसी संस्था माइनिंग के लिए जमीन लेती है तो वो तभी काम शुरू कर पाती है जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के यानी कि वन विभाग के जो नियम है, जो शर्त है, उसे पूरा करना पड़ता है। तो मैं देख रहा हूं कि फॉरेस्ट लैंड 3371 एकड़। मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि जितना मैं समझ पाया हो सकता है कि हमारी समझ सही नहीं हो, और आपने पेड किया है 3371, यानी कि वन विभाग की जितनी जमीन आपने ली है उतना ही आपने उनको पेमेंट कर दिया। इसीलिए पेमेंट किया है कि जब तक वन विभाग की अनुमति नहीं होती आप यहाँ माइनिंग नहीं कर पाते। मैं तो समझता हूँ कि वन भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो यहाँ रहने वाले लोग विस्थापित भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण। आप समुचित राशि, संपूर्ण राशि निजी जमीन रखने वालों को क्यों नहीं दिया अभी तक, जबकि फॉरेस्ट का 100% पैसा आपने दे दिया उनको। और आगे बहुत मायने नहीं रखता है। जब मैं यहाँ पहुंचा तो मैं जानता हूं कि जो माइक पे मैं बोल रहा हूं ये मैसेज वहां तक भी जाएगा। कोई ऐसी बात नहीं। आप झारखंड के धरती पर माइनिंग कर रहे हैं। झारखंड के लगभग 3.5 पौने 4 करोड़ लोगों की ओर से मैं आपको इस बात के लिए शुभकामना देता हूं कि आपका यह व्यापार फले फूले और देश की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने में आप मजबूती प्रदान करें, लेकिन इस शर्त पर नहीं कि हमारी जनता को जो मुआवजा मिलना चाहिए वो मुआवजा अगर आप नहीं देंगे तो मैं कहता हूँ कि राज्य सरकार के कानून भी बहुत कम नहीं है, बहुत मजबूत। तब तो फिर मुझे कहना पड़ेगा कि देखना है जो दूसरे बाजू में कहते हैं। ये कोई चेतावनी नहीं। आप यहाँ आए हैं, आप इनका प्यार लीजिए, आप इनका आशीर्वाद प्राप्त करिए। जब मैं मंच पर बैठा हुआ था तो मैंने मंच पर बैठे बैठे राजेश सचिव से बात किया कि क्या हम कर सकते हैं, कैसे हम एक पारदर्शिता के साथ ये सामने रख सकते हैं कि भाई 2000 विस्थापित थे, 1000 को मिला, 1000 को विस्थापन की राशि नहीं मिली। जो नॉर्म्स है उसका अनुपालन हुआ है कि नहीं हुआ ये हम कैसे देख सकते हैं। तो उन्होंने मुझको आश्वस्त किया और ये भी कहा, हमने कहा कि मैं घोषणा करूंगा, उन्होंने कहा कि घोषणा कर दीजिए। मैंने कहा है कि हजारीबाग के प्रमंडल के कमिश्नर के नेतृत्व में आप एक दल बना लीजिए, टीम गठन कर लीजिए और 2 दिन का कैंप रखिए। लोग अपनी बातों को कमिश्नर तक पहुंचाएंगे और आप उनको भी बुला लीजिए जो माइनिंग करने वाली संस्था है और सामने सामने बात करिए। यही तो ट्रांसपेरेंसी है, आमने सामने बात कर दिया। ये अभी मंच पर बैठे बैठे मैंने ये उनको निर्देश दिया और ये बात जब बन जाती है तो कमिश्नर साहब का वो रिपोर्ट भी मैं देखूंगा कि क्या। अंबा जी ने और योगेंद्र जी ने कहा कि विस्थापन आयोग के गठन की बात, देखिए ये इंडिया गठबंधन की सरकार, उस दल विशेष से सरकार नहीं। अब आप संकेत में समझिए कि मैं किस दल की बात कर रहा हूं। ये गरीब सरकार का
ये राज्य के पिछड़े लोगों की सरकार है, चाहे वो किसी जाति और किसी धर्म के हो। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार आप सबों के सुख और दुख में भागीदारी निभाना चाहता है। और इसलिए मैंने कहा कि सचिव ने मुझे मोबाइल पर यह सूचित किया है कि विस्थापन आयोग की संचिता राज्य के राजस्व मंत्री के घर में कार्यालय में पहुंच चुका है। और तब मैंने दीपक बिरुआ जी से बैठे बैठे अभी बात किया। उन्होंने कहा कि मैं परसों लौटूंगा, फाइल को देख करके यथोचित आदेश में पारित कर दूंगा। ये बात मैंने इसलिए कहा है कि सिर्फ वनभोज, मिलन, भाषण दे करके हम राजनेता चले जाएंगे, इसका कोई मायने नहीं। वनभोज और मिलन तो तब सार्थक होगा जब आपकी परेशानियों को हम दूर कर सकें। यही उद्देश्य हमारे आने का है। और इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। चार पंक्ति में आप लोगों को समर्पित करना चाहता हूँ, इसीलिए कि अम्बा जी ने बार बार कहा कि आप हिम्मत मत हारिए, एकता को कमजोर मत होने दीजिए। देखिए, एकता में बड़ी पावर है। हम एक पत्थर उठाते हैं और रास्ता सुनसान रास्ते में चलते हुए किसी एक व्यक्ति को मारते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं होती। इसलिए कि वो इंसान अकेला है। वही पत्थर उठाइए और मधुमक्खी के खोते में मारिए तो देखिए कि मधुमक्खी आपकी क्या हालत करते। क्यों? वो इकट्ठा है, उनमें एकता है। तो वही एकता आप लोगों को ला दी। लेकिन जो कानून के तहत प्रावधान है, हम उससे हटकर के मैंने ये भी देखा है पलामू में सिंचाई योजनाओं में कि सुखी संपन्न लोग मुआवजा ले चुके और जो जिसकी जमीन गई है उसको मुआवजा मिला ही नहीं। तो ये काम भी नहीं होना चाहिए। जिसकी जमीन गई है उसको मुआवजा मिलना चाहिए। हम एकता के नाम पर चार पंक्ति यहाँ जो हमारी माँ, बहनें और अभिभावक हैं उनको समर्पित कर रहा हूँ। लेकिन उसके पहले हम भारत रत्न प्राप्त संस्था को एक संदेश देना चाहते हैं कि न्याय अगर तो आधा दो, इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। कहने का अर्थ यह है कि जो हमारा संविधान जो विस्थापन नीति कहता है वो हमको दे दो, तुम अपना माइनिंग करते रहो। ये संदेश मैं दे रहा हूँ। और आपकी एकता के लिए 4 लाइन, फौलाद की मूरत भी पिघल सकती है। मैं जानता हूं कि ये दोनों पिता पुत्री और इनकी माता से ये बड़ी जुझारू। एक चीज तो ध्यान में रखिए, किसी ने कहा, योगेंद्र बाबू ने भाषण के क्रम में कहा कि हम इसलिए हार गए कि एक नारा उठा, बटोगे तो कटोगे। मेरे यहां भी नारा उठा था कि यदि आप कांग्रेस को वोट दीजिएगा तो क्या आप अमुक धर्म के आदमी हैं? मैं नाम नहीं लेना चाहता। आप लोग समझ रहे हैं? यदि आप कांग्रेस को वोट दीजिएगा तो इसका मतलब कि आप उस अमुक दल को वोट, आप उस अमुक धर्म के व्यक्ति। मैंने कहा कि आज से 25 साल पहले जब आप ही लोग वोट देते थे इंदिरा जी को, राजीव गांधी को, तब आप किस धर्म के थे ये बता दीजिए हमें। बड़ी अजीब सी बात है, कार्यों पर भरोसा नहीं। मीडिया को मैं फिर कर रहा हूं कि मैं उस दल का नाम नहीं ले रहा,
रातों रात 13 को चुनाव था, 12 के रात में क्या क्या खेल हुआ है? क्या प्रलोभन देकर के वोट को आप नहीं लेना चाहे? और ये बात मैं बहुत संजीदगी से बोल रहा हूँ, बहुत ही गंभीरता से बोल रहा हूँ। रात भर गाड़ी दौड़ी, मोटरसाइकिल पर उनके लोग निकले। मैंने तो कहा अपने क्षेत्र में कि बड़ी गर्व से सीना ठोक के कहते हो कि विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, 10 करोड़ हमारा मेंबर है। यदि 10 करोड़ तुम्हारा मेंबर था या है और तुम्हारा जनप्रतिनिधि यदि काम किया हो तो काम पर वोट मांगो। रात में मोटरसाइकिल दौड़ा करके और 4 पहिया वाहन दौड़ा करके प्रलोभन दे करके वोट मांगने की क्या आवश्यकता? ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि होता है, ये चलता है, कभी भी मनोबल को नीचे नहीं करता। इंडिया गठबंधन सरकार में कितने मंत्री हम लोग? 10-11, वो 111 अम्बा प्रसाद। ये बड़का गांव के लोगों को भी मैं कहना चाहता हूँ, तो मैं कह रहा था कि 4 पार्टी समर्पित करने के बाद मैं बैठूंगा। फौलाद की मूर्त भी पिघल सकती, लेकिन फिर एक बात आ गई, 2 मिनट में और समय लेता हूं, और खासकर हम नौजवान मित्रों को कहना चाहता हूं, देखिए सिलेक्शन चुनाव हर क्षेत्र में हम बढ़िया खोजते। हम लोगों के साथ मुसीबत यह है कि हमको डॉक्टर बढ़िया चाहिए, हमको शिक्षक बढ़िया चाहिए, हमको अन्य विभागों से जुड़े हुए मामले उसमें क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए। यहाँ तक कि हम जब सुबह सब्जी खरीदने जाते हैं अम्बा, तो हम चुन के लेते हैं कि पालक साग ताजी है कि नहीं, भिंडी ताजी है कि नहीं। लेकिन जब जनप्रतिनिधि चुनने की बात आती है तो हम योग्यता भूल जाते हैं। हम जाति, धर्म और किसी दल विशेष के लिए मतदान कर देते हैं। ये कंपेयर नहीं करते हैं कि अम्बा कितना मजबूत है, कितनी योग्य है, दूसरा क्या है। वो सिर्फ दूसरे आधार पर चुनाव जीत कर चली जाती है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जीवन में अगर बढ़िया चाहते हैं तो बढ़िया सिलेक्शन जरूर करिए। अगर अच्छे लोगों का विधानसभा होगा तो परिणाम आपको अच्छा दिखाई पड़ेगा। और हमारे संविधान निर्माताओं ने जब संविधान सौंपा था तो यही बात कही थी उन्होंने कि संविधान तो हम दे रहे हैं, राष्ट्र को सौंप रहे हैं, लेकिन सत्ता चलाने वाले लोग अगर अच्छे नहीं होंगे तो ये संविधान भी भारत का भला नहीं कर सकता। फौलाद की मूर्त भी पिघल सकती है, पत्थर से भी रसदार निकल सकती है। इंसान अगर अपनी पे आ जाए, कैसे भी हो तकदीर बदल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय।